हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16th of October 2023। 16 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इजराइल रेडीज फॉर अटैक एज अ मिलियन पीपल इवैक्यूएटेड एज द ह्यूज पॉपुलेशन लिव्स नॉर्थ गाजा। Israel says it restored water supplies on US intervention and will push civilians to the southern strip। ठीक है, तो ये न्यूज मैंने आप सभी को कल के दिन बता दिया था कि इजराइल ने इवैक्यूएशन स्टार्ट किया था और जो नॉर्दर्न गाजा में जो गार्जियंस रह रहे थे उनको वहां पर से हटाकर सदर्न गाजा में भेजा गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसका ये अपडेट है कि इजराइल अब वॉर के लिए तैयार है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सिविलियंस का यूज कर रहे थे कौन? हमास। ठीक है, हमास कौन है आप सभी को पता है, जो पैलेस्टीनियन का इस्लामिस्ट ग्रुप है, हमास वही है। ठीक है, सो याद रखिएगा हमास कौन है? पैलेस्टीनियन का इस्लामिस्ट ग्रुप है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में अंतर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने सिविलियंस को ढाल बनाकर अटैक कर रहे थे, मतलब कि सिविलियंस को आगे रखे थे और पीछे से खुद अटैक कर रहे थे, और इसकी वजह से इजराइल की जो सरकार है कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी। ठीक है, तो यहां पर इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया और लोगों को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ मूव कराया गया। मिलियंस ऑफ पीपल इवैक्यूएट हुए और अब यहां पर इजराइल रेडी है फॉर द अटैक। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू vowed on Sunday to demolish Hamas as his military prepared to move into the Gaza Strip in retaliation for unprecedented attack by Hamas militant 8 days ago, which left 1,300 people dead. Israel said it had resumed water supply to the southern Gaza on Sunday। ठीक है, तो इजरायली सरकार यहां पर कहते हुए देखिए कि उन्होंने वाटर सप्लाई को रीस्टोर कर दिया है सदर्न गाजा में संडे के दिन। एज 1 million people evacuated the northern part of the besieged territory to escape the looming ground offensive and retaliatory air strikes। ठीक है, so it's very important. Hope you are getting my points. Now move to the next important article. New investment slowed again in quarter 2 of 2023-2024 a survey says। ठीक है, तो एक सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसमें यह पता लगा कि क्वार्टर 2 के मुकाबले, ठीक है, क्वार्टर 2 के मुकाबले जो क्वार्टर 1 में इन्वेस्टमेंट थी वो ज्यादा थी। ठीक है, क्वार्टर 2 के मुकाबले क्वार्टर 1 में जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज्यादा थी। इसका मतलब जो क्वार्टर 2 है 2023-24 का, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइनेशन देखने को मिला। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश इन्वेस्टमेंट announcement in July to September quarter, the second quarter of the 2023-2024 have dropped to 6.9 lakh crore, 13% lower than the first quarter and 21.5% down from a year ago, driven by a sharp dip in proposed outlay by the union government and foreign investor and a broad-based contraction across the manufacturing, mining, infrastructure and the electric sector। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं बताया गया कि 13% की यहां पर गिरावट देखने को मिला है, मतलब कि 13% का एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, और अगर आप एक साल पहले से अगर इसको कंपेयर करें तो यहां पर 21.5% का गिरावट देखने को मिला है। और जो सबसे ज्यादा सेक्टर इससे जो इफेक्ट हुआ है, या फिर जो सबसे ज्यादा सेक्टर जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। ठीक है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की चीजों में गिरावट देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कम हो गए हैं। ठीक है, माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। ठीक है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपके
इन्वेस्टमेंट है ये भी कम हुए हैं, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर बताया गया है कि लगभग 2238 न्यू प्रोजेक्ट्स यहां पर लेकर आए गए थे क्वार्टर 2 में, जिसका लगभग जो एस्टिमेट है 6.88 लाख करोड़ के आसपास लगाया गया, एज अगेंस्ट 2745 न्यू प्रोजेक्ट वर्थ 7.91 लाख करोड़ इन क्वार्टर 1। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टैली में भी यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 18.5% का। ठीक है, तो यहां पर आप ये सारे एस्टिमेट यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सर्वे के थ्रू ये बताया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एंड पॉलिटिक आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल आप सभी को पता है, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मुझे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आप सभी को शुरू से इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता आ रहा हूं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वर्ल्ड नीड टू स्टॉप टेकिंग वाटर फ्रॉम ग्रांटेड। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, और इसको हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। पूरा एडिटोरियल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर समझ में आया देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। आज क्या है? 16 अक्टूबर है। ठीक है, आज क्या है? 16 अक्टूबर है। आज है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, और इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक है, द थीम फॉर द वर्ल्ड फूड डे ऑफ 16 अक्टूबर 2023 इज वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज फूड, which calls for urgent action in managing water wisely। ठीक है, देखिए इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें वाटर की मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक अर्जेंट एक्शन हमें लेना पड़ेगा इन मैनेजिंग द वाटर। ओके, अवेलेबिलिटी और लैक ऑफ वाटर हैज बिकम इवन मोर क्रिटिकल विद इंक्रीजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। ठीक है, देखिए क्लाइमेट आप सभी को पता है चेंज हो रहा है। ठीक है, और क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होगा ना, ये हमारे लिए और भी ज्यादा क्रिटिकल होता जाएगा। ठीक है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है या फिर वाटर की जो कमी है वो बहुत ही ज्यादा खलने लगेगी आप सभी को। ठीक है, जैसे जैसे आपके जो वेदर क्लाइमेट्स हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट एक्सट्रीम होता जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कंट्रीज फेस सर्व चैलेंजेस सच एज ड्रॉप, फ्लड्स, अनसीजनल रेन्स एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है अभी से बहुत सारी कंट्रीज में यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि किसी कंट्रीज में बाढ़ जैसी चीजें, सूखा जैसी चीजें, अनसीजनल रेन्स, अभी रेन का सीजन नहीं है फिर भी आपको रेन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके चीजें हो रही हैं ये किसकी वजह से हो रही है? अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रही है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विद लेस देन 7 ईयर लेफ्ट टू अचीव द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए अभी से अगर मिला लूं तो लगभग 7 साल से भी कम समय है हमारे पास। ओके, जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको अचीव करने के लिए हमारे पास 7 साल से भी कम का समय अभी तक बचा हुआ है। ठीक है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स, द यूएन food agencies laid stress on the need to adopt innovative and collaborative approach for improved management, conservation, availability of scarce water resources। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम सबको कोलैबोरेटिव इनोवेटिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है ताकि हम वाटर की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, उसको हम कंजर्व कर सकें, उसकी अवेलेबिलिटी को हम सिक्योर कर सकें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, स्पेशली फूड, न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी। देखिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है इट अफेक्ट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को वो क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो फूड और न्यूट्रिशन की जो सिक्योरिटी है उस पर सबसे ज्यादा इसका अफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। फॉर इंस्टेंट अबाउट 60% ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया इज रेन फेडेड, कंट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन। हाउएवर रेन फेडेड एग्रीकल्चर डिपेंड डायरेक्टली ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जो रेन फेडेड एग्रीकल्चर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? वो डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके ऊपर?
वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर, रेन एंड सॉइल के मॉइस्चर के ऊपर। वेरिएशन कैन सर्वली अफेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर इसमें हमें कोई वेरिएशन देखने को मिला, ठीक है, अगर हमें रेन में या फिर सॉइल के मॉइस्चराइजर में कोई हमें वेरिएशन देखने को मिला तो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज बाय प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिस दैट मेक रेन फेडेड प्रोडक्शन मोर रिजाइलेंट एंड सस्टेनेबल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। एक क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हमें कुछ चीजें लेकर आने की जरूरत है, मतलब कि कुछ प्रॉपर मेजर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू एड्रेस द इंपेंडेड फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट क्या है, इज क्रिटिकल टू एड्रेस द इंपेंडिंग फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट्स है आप इनको अपने एस्से में लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट इज वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, वाटर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, ये एग्जांपल हमें यहाँ पर ऑथर ने दिया है, आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, decades of poor water management, misuse and pollution, the climate crisis have degraded freshwater supplies and ecosystem, adding to vulnerability of a small scale producer to the climate shock, land degradation in some of the world's most fragile ecosystem। देखिए, जो पुअर वाटर मैनेजमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है, वाटर का मिसयूज देखने को मिला, उसमें पॉल्यूशन हमें देखने को मिला, क्लाइमेट क्राइसिस हमें देखने को मिला। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर सप्लाईज है या फिर इकोसिस्टम है उसमें हमें डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं वो यहां पर एक क्लाइमेट शॉक महसूस करेंगे और लैंड डिग्रेडेशन जैसी चीजें यहां पर महसूस करेंगे इन द वर्ल्ड मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम में। अबाउट 40% ऑफ द प्लैनेट टोटल लैंड एरिया इज डिग्रेडेड। ठीक है, तो देखिए प्लैनेट का जो टोटल लैंड एरिया है उसका लगभग 40% यहां पर डिग्रेड हो चुका है। लिविंग फार्मर विथ लेस प्रोडक्टिव लैंड, ठीक है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको यहां पर प्रॉपर फर्टाइल लैंड, प्रॉपर प्रोडक्टिव लैंड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। स्मॉल स्केल फार्मर हु मेक अप मोर देन 80% ऑफ फार्मर ग्लोबली आर स्पेशली अफेक्टेड एज दे ऑफन लैक एक्सेस टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, irrigation to maintain a level of production that can sustain their लाइवलीहुड। देखिए यहाँ पर जो कुछ फार्मर्स हैं वो इतने गरीब हैं, मतलब कि फार्मर्स ऑफन आप सभी को पता है गरीब होते हैं। ठीक है, वो मैनेज करते हैं अपनी सारी चीजों को खुद से मैनेज करते हैं, उनके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं होता है, ना ही उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होता है, ना ही उनके पास इरिगेशन होता है ताकि वो जो अपने लैंड की प्रोडक्शन है उसको मेंटेन कर सके और अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर ने बताया है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड वेरिएबिलिटी इन वाटर अवेलेबिलिटी आर सर्वली अफेक्टिंग agriculture production, changing agro-ecologically condition and shifting growing seasons। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है इससे हमें फूड प्रोडक्शन में भी हमें अफेक्ट होते हुए देखने को मिला। ठीक है, आपके एग्रो इकोलॉजिकल है इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिला है, और जो आपके जो सीजन्स है उसमें भी हमें शिफ्टेशन देखने को मिला या फिर चेंजेस देखने को मिला है। ओके, जो चेंजेस है रेनफॉल में या फिर हायर टेम्परेचर में, इट ऑल्सो अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आपके जो रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिले हैं, जहां पर ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी रेन हो रहे हैं और आने वाले टाइम में ये भी एस्टिमेट किया गया है कि वहां भी रेन होगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, मतलब कि अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक तक यहां पर एक्सपेक्ट किया गया है कि रेन होगा। तो ये जो चेंजेस हो रहा है ना, इसकी वजह से आप देखेंगे कि फूड प्रोडक्टिविटी में एक बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा और फूड अवेलेबिलिटी भी इससे रिड्यूस होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज असेस्ड दैट द इंपैक्ट ऑफ climate change in 2050 and 2080 using climate projection एंड क्रॉप स्टिमुलेशन मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 2050 से लेकर 2080 तक, ठीक है, 2050 में भी और 2080 में भी हम क्लाइमेट प्रोजेक्शन करेंगे और क्या करेंगे, क्रॉप स्टिमुलेशन मॉडल का यूज करेंगे विदाउट एडप्शन मेजर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एडप्शन मेजर यूज नहीं किया गया तो इससे होगा क्या, देखिए बहुत सारी चीजें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने कहा कि हमें अगर हमारे पास कोई भी एडप्शन मेजर नहीं है तो उसके हमारे क्या आउटकम्स होंगे, उसके
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमने कोई भी एडेप्शंस मेजर नहीं अपनाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ऑथर ने बताया है कि रेन फेडेड राइस यील्ड है ये आने वाले टाइम में 20% से गिर जाएगा, मतलब कि 20% की गिरावट देखने को मिलेंगी इन 2050 और अबाउट 47% इन 2080। ठीक है, तो मतलब कि 2050 में आपको रेन फेडेड राइस यील्ड में इंडिया में लगभग 20% की गिरावट देखने को मिलेगी इन 2050 और 2080 तक ये बढ़कर कितना हो जाएगा 47% से रिड्यूस हो जाएगा। जबकि इरिगेटेड जो राइस है आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 3.5 इन 2050 एंड 5 इन 2080 सिनेरियो। ठीक है, तो इरिगेटेड राइस में भी गिरावट देखने को मिलेगी 3.5% इन 2050 एंड 5% इन 2080। व्हीट यील्ड में भी गिरावट देखने को मिलेगा बाय 19.3% इन 2050 एंड 40% इन 2080। ठीक है, तो आपके व्हीट यील्ड में भी यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगा कितना 19.3% का और 40% का। ठीक है, जबकि यहाँ पर खरीफ जो मेज यील्ड है इसमें भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है बाई 18% और 23% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कहा गया ऑथर के द्वारा कि हर एक सिनारियो में climate change without adequate adaptation measure reduce crop yield, lower the nutritional quality of produce। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कोई भी एडप्शन मेजर नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो क्रॉप यील्ड है या फिर आपके जो फूड्स है उसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है, द FAO आप सभी को पता है, इसका फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र इज पिलोटिंग अ क्रॉप फॉरकास्टिंग फ्रेमवर्क एंड मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट्स, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मार्केट इंफॉर्मेशन टू एडेड रेन फेडेड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन कंट्रीब्यूटिंग टू फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको FAO करती हुई दिख रही हैं। ओके, now irrigation can also be an effective measure to make agriculture more resilient and in most cases enable farmers to transform their livelihood by growing, consuming and selling high value crops such as nutritious food and vegetable। ठीक है, तो एक यहाँ पर irrigation जो है एक इफेक्टिव मेजर हो सकता है to make the agriculture more resilient। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को अगर resilient बनाना है तो इरिगेशन को यहाँ पर एक इफेक्टिव मेजर के तौर पे माना जा रहा है। ओके, जिससे क्या होगा जो फार्मर है who can transform their livelihood by growing, consuming and selling their high value crops such as nutritious food and vegetables। ठीक है, in this context WFP supports soil and water conservation and the building or fixing of irrigation canal, dams, ponds, dikes as well as फ्लड बैरियर्स थ्रू फूड असिस्टेंस इन एक्सचेंज फॉर लेबर। ठीक है, तो इसके सपोर्ट में आप देख सकते हैं जो WFP है ये सपोर्ट कर रहा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को। ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पर बना रहे हैं, इरिगेशन बना रहे हैं, इरिगेशन कैनाल्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, पॉन्ड्स बना रहे हैं, डाइक्स बना रहे हैं और जो आपके फ्लड बैरियर्स चीजें हैं वो भी यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, इन 2021 अलोन 8.7 मिलियन पीपल अक्रॉस 49 कंट्रीज बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सच सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो चीजें हैं जो WFP कर रहा है सपोर्ट दे रहा है एक टाइप का ये चीजें बनाकर उससे लगभग 8.7 मिलियन पीपल को जो कि 49 कंट्रीज में फैले हुए हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा है ऐसे छोटे छोटे सपोर्ट से। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सिमिलर सपोर्ट्स यहां पर हमें भी अपनाने होंगे। IFAD सपोर्ट इंडियन स्टेट इन लेवरेजिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम जो सेफ गार्ड्स during designs and planning the encouraging participatory institutional developments. IFAD ensured that micro irrigation infrastructure is environmentally and socially sustainable and financially viable। ठीक है, so it's very important ये चीजों का यहाँ पर इंश्योरेंस भी किया जा रहा है कि ये जो आपका माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल हो या फिर फाइनेंशियली वायबल है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। द FAO also support the sustainable transformation of agri-food system and climate smart agriculture practice to improve water use efficacy। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए FAO जो है ये सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर फूड एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी सपोर्ट कर रहा है जिससे वाटर की जो यूज एफिकेसी है वो भी इंप्रूव होगा। ठीक है, इट सपोर्टेड द फार्मर वाटर स्कूल प्रोग्राम्स इन उत्तर प्रदेश विच हेल्प स्मॉल होल्डर फार्मर्स। ठीक है, ये किसको वाटर स्कूल्स जो प्रोग्राम्स है उत्तर प्रदेश में उसको भी
सपोर्ट करता है, जिससे आपके जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उससे उसको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज IFAD हैज एनश्राइंड क्लाइमेट चेंजेस एडॉप्शन इन इट्स कोर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कोर स्ट्रैटेजीज बताई हैं। ठीक है, इट्स सेट एम्बिशियस targets in terms of leveraging climate financing to mitigate climate change by addressing the adverse impact of agriculture and helping farmer to adapt to the increasing volatility of the weather condition by investing in the restoration and preservation of soil health। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जो सॉइल की हेल्थ है उसको अगर आप किसी भी तरीके से रीस्टोर कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, उसमें इन्वेस्ट करके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। ठीक है, वाटर रिसोर्स एंड मर्जिंग मॉडर्न technologies with indigenous knowledge system to build productivity and resilience production system and value chains। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें कहा गया कि अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करें तो वो होगा हमारे सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हमें अपनाना होगा इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को यूज करके। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। IFAD सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम incorporated climate resilience seed varieties and crops including millets, trains farmers in climate sensitive agricultural practice and soil management to cope with increased water stress। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ IFAD के द्वारा प्रोजेक्ट्स चलाए गए कुछ स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड एंड मिजोरम जैसे स्टेट हैं, जिनमें यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिली कि उन्होंने फार्मर्स को ट्रेन्स किया कि कैसे आप यहाँ पर प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट करें और वाटर का जो स्ट्रेस लेवल है वो आप कैसे उस पर कोप अप करें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई ऑथर के द्वारा। नाउ हमें कौन से स्टेप को अपनाने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए टू अचीव द ग्लोबल फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अगर हमें ग्लोबल फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के जो गोल्स है उसको अचीव करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ साथ हमें कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ऑथर ने कहा कि इनोवेटिव एंड प्रूवन टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। देखिए, हमें इनोवेटिव और प्रूवन टेक्नोलॉजीज, ऐसे नहीं है कि अनप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज को आप फार्मर्स को लाकर दे दीजिए और वो उस पर क्या करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। नहीं, प्रूवन टेक्नोलॉजीज को हमें फार्मर्स को देने होंगे ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। तीसरा, दैट इज अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड बिकम मोर रिसाइलेंस टू शॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉक्स हैं उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर मोर रिसाइलेंट नेचर बनाना होगा। ठीक है, एनवायरमेंटली और सोशली सस्टेनेबल एंड फाइनेंशियली वायबल इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है। ठीक है, रिड्यूस देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट्स एंड रिड्यूस देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज बायो हजार्ड्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, सैनिटेशन पे ध्यान रखने की जरूरत है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज क्लोजर टू द रूरल हाउसहोल्ड्स। ठीक है, तो रूरल हाउसहोल्ड है उसके वहां पर अब वाटर की जो सप्लाईज है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाईज है, वो यहाँ पर वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है, रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाने की जरूरत है। ठीक है, और एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो रेगुलेशन हो, मैनेजमेंट हो या फिर एक्सेस और ऑनरशिप हो, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एक प्रॉपर रेगुलेशन बैठाने की जरूरत है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इजराइल, हमास एंड द लॉज ऑफ वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इजराइल और हमास के बीच में वॉर है और इसके बीच में जो लॉ है ये क्या कहता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया कि लॉ क्या कहता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ वॉर। ठीक है, वॉर के क्या क्या लॉज हैं। ठीक है, क्या हॉस्टेज को ले जाना इलीगल है, लीगल है, व्हाट अबाउट सिविलियंस किलिंग्स, क्या यहाँ पर जो लॉ है वो अप्लाई होता है ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो ये हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7 अक्टूबर एक ऐसा दिन जिस पे इजराइल पे वो दिन भारी पड़ गया, मतलब कि हमास ने उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, हमास जो पैलेस्टीनियन बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, एक कौन सा नॉन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है। ओके, इट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को उन्होंने क्या किया, हॉस्टेज के तौर पे वो अपने साथ ले गए। तो हॉस्टेज को ले जाना क्या है, इल्लीगल है। हॉस्टेज को ले जाना इल्लीगल है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इल्लीगल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, नाउ यहाँ पर लॉज क्या कहते हैं,
देयर आर टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉ क्वेश्चन रिलेटेड टू द वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर वॉर से रिलेटेड दो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और सेपरेट इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन और व्हेन कैन कंट्री यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि किस कंडीशन में, ठीक है, और अपने देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी फोर्सेस को कंट्री कैसे यूज कर सकती है और किस कंडीशन में, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जस्ट एड बिलम, ओके, विच वॉज रेगुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज हाउ इज अ वॉर टू बी फाउट, दैट इज व्हाट मिलिट्री एक्शन इज परमिसेबल, ठीक है। मतलब कि वॉर कैसे लड़ा जाना चाहिए और मिलिट्री का क्या एक्शन होगा, उनको क्या क्या एक्शन करना परमिसेबल होगा, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जस इन बेलो, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लीजिएगा। एज्यूमिंग अ कंट्री इज जस्टिफाइड अंडर द यूएन चार्टर टू यूज फोर्स, it still must ensure that it satisfies just and below obligations, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री को इंश्योर करना होगा कि वो किसको सेटिस्फाइड किए हैं, जस्ट एंड बेलो ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाइड किए हैं, ठीक है। दिस इज वी कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ। द हाउ ऑफ यूजिंग फोर्स एंड द लॉ ऑफ वॉर्स इज नोन एज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है। तो जो लॉ है वॉर के, उसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, विच प्रोवाइड द रूल्स दैट अलाउ दैट फॉलोड ड्यूरिंग द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स इसमें लिखे गए हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में लिखे गए हैं, जिनको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज इट विल बी इलीगल, ओके। IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज कंटेन्ड इन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो इसको किस में कंटेन्ड किया गया है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में, द जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 में एंड द एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977 में। इट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड ग्रुप एंगेज्ड इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो किसको रेगुलेट करता है, द कंडक्ट ऑफ पार्टीज को और ग्रुप्स को जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज है, ठीक है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट सिविलियन एंड रिड्यूस द सफरिंग ऑफ वॉर अनलीज, ठीक है। देखिए इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिविलियंस को ये प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो प्राइमरी गोल है इनका सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना। डू द लॉ ऑफ वॉर अप्लाई टू द ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यस, of course it applies on the ongoing military conflict because the military conflict between Israel and Hamas is an armed conflict, ठीक है। तो जो military conflict है between Israel and Hamas, ये क्या है, armed conflict है, as was held by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in the prosecutors versus Duko Dacis cases. An armed conflict in international law exists when there is resort to armed force between state and protected arms violence between governmental authorities and organized armed groups between such groups within a state, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, ठीक है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लॉ में कैसे एग्जिस्ट करता है, जब यहाँ पर स्टेट और प्रोटेक्टेड आर्मी के बीच में वायलेंस क्रिएट हो जाता है, बिटवीन द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइज आर्म्ड ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो जाता है, बिटवीन सच ग्रुप्स विद इन अ स्टेट, ओके। इंटरनेशनल लॉ क्लासिफाइज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है, मतलब कि दो कैटेगरी में बांटता है, ठीक है। पहला कौन सा है, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, IAC इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमन आर्टिकल 2 ऑफ द जिनेवा कॉन्वेंशन, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड ऑल केसेस ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर और एनी अदर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है। तो 2 और मोर कंट्रीज में अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो ये क्या होगा, ये आपका इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन। और ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब नॉन गवर्नमेंटल फोर्स जैसे कि हमास क्या है, नॉन गवर्नमेंटल फोर्स है, इन्वॉल्व इन अ बैटल विद गवर्नमेंटल फोर्स, इजराइल के साथ अभी ये वॉर में इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। हमास क्या है, नॉन गवर्नमेंटल फोर्स है, और अगर गवर्नमेंटल फोर्स के साथ ये बैटल में इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ओके। कॉमन आर्टिकल 3 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन अप्लाइज टू नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये किस पे अप्लाई होता है,
ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट पे अप्लाई होता है। नाउ व्हाट अबाउट द सिविलियंस किलिंग? द प्राइमरी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज दैट ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट द डिस्टिंक्शन इज ऑलवेज मेड बिटवीन कॉम्बैक्टेंट एंड द सिविलियंस। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अगर जितने भी हैं अगर हो रहे हो, तो यहाँ पर लोगों को जो सिविलियंस है उनको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि उनके बीच में और कॉम्बैक्टेंट के बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए। ठीक है, वॉर पार्टीज कैन ओनली अटैक कॉम्बैक्टेंट एंड मिलिट्री एजेंट्स और मिलिट्री टारगेट्स, नॉट सिविलियंस एंड सिविल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो वॉर पार्टीज है, कोई भी पार्टीज हो, ठीक है, वो सिर्फ कॉम्बैक्टेंट को या फिर मिलिट्री टारगेट्स को ही अटैक कर सकते हैं, ना कि सिविलियंस और सिविल ऑब्जेक्ट्स को। इनडिस्क्रिमिनेट अटैक दैट फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बैक्टेंट एंड सिविलियंस आर फॉरबिडन एंड दस इल्लीगल। ठीक है, अगर हमें ये इसमें कमी देखने को मिली, अगर मान लीजिए कॉम्बैक्टेंट और मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर सिविलियंस और सिविलियंस ऑब्जेक्ट्स पे टारगेट लगाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का फॉरबिडन हो जाएगा, इसको यहाँ पर रोका जाएगा, और अगर नहीं रोका गया तो एक इलीगल के तौर पर यहाँ पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Accordingly, the killing of civilians by Hamas is illegal। तो जो इससे हमास की जो किलिंग्स है, जो सिविलियंस को हमास ने मारा है, वो इलीगल है। एंड इसराइली इलीगल एंड belligerent occupation of the Palestinian territory since 1967 does not allow Hamas to kill, injure, abduct and torture Israeli civilians or target civilian installations। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो इसराइली इलीगल belligerent occupation है, ठीक है, तो जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी को इन्होंने 1967 में यहाँ पर जो ऑक्यूपाई कर लिया था, इससे हमास को ये इंडिपेंडेंट नहीं मिल जाता है कि जो इजरायली लोग वहां पर रह रहे हैं उनको मारे, उनको इंजर्ड करें, उनको एब्डक्ट करें। ठीक है, तो ये उनको राइट नहीं मिल गया। ठीक है, मान लेते हैं अगर इसराइल ने इलीगली इस चीज को अपनाया, इलीगली इस चीज को, इनकी टेरिटरी को सीज किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर इनके ऊपर गोला बारूद चला दें और जो सिविलियंस है उनको मारे और हॉस्टेजेस को लेकर जाएं। ठीक है, तो इस हॉस्टेजेस टेकिंग लीगल? नहीं, हॉस्टेजेस के जो टेकिंग किया है हमास ने वो इलीगल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 8 ऑफ द रोम स्टैच्यू में बताया गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टडी एस्टिमेट काउंट ऑफ UAVs रिक्वायर्ड टू द 3 सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टडी से एस्टिमेट किया गया कि तीनों सर्विस को कितनी UAVs रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टडी हैज रिकमेंडेड द procurement of 31 MQ-9B high altitude UAVs and 155 medium altitude UAVs. Chief of Defense Staff General Anil Chauhan has ordered another study on the use of armed helicopter by the armed force। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टडी में रिकमेंड किया गया कि उनको टोटल कितना चाहिए, 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड के अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए और 155 मीडियम एल्टीट्यूड के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स चाहिए। ठीक है, हालांकि इन्होंने कहा है कि कुछ इनके और भी डिमांड्स हैं। ठीक है, आर्मर्ड हेलीकॉप्टर्स के डिमांड बाय द आर्म्ड फोर्स, तो उसको भी यहाँ पर स्टडी में शामिल करेंगे, ये यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है, द चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान recently ordered 2 studies to be conducted on major military platforms used by the 3 service. According to the defense source, these platforms are unmanned aerial vehicles and armored helicopters। ठीक है, तो देखिए इन जो स्टडीज है इनमें unmanned aerial vehicles और armored helicopters हैं। Okay, the study of UAVs has since been completed with a recommendation to require 31 MQ-9B high altitude long endurance UAVs and 155 medium altitude long endurance UAVs। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टडी जो है UAVs पे कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हाई एल्टीट्यूड के जो ड्रोन्स है, हाई एल्टीट्यूड के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है वो 31 चाहिए और जो मीडियम एल्टीट्यूड के जो UAVs हैं वो कितने चाहिए, 155। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डिवीजन है ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जो 31 MQ-9B आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे उसमें आपको 15 सी गार्जियन होंगे। ठीक है, जो 15 सी गार्जियन होंगे जो कि नेवी को मिलेंगे और 8 स्काई गार्जियन होंगे जो कि आर्मी को और एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म सेज ओम बिरला। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि
टेररिज्म, चाहे कहीं भी हो रहा हो, किसी के साथ भी हो रहा हो, वो क्या है, वो मानवता के खिलाफ है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको कल चीज बता दी थी। ओके, ये आप लोगों के रिमेम्बरेंस के लिए है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सेंटर इज लाइकली टू रेज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ साइंटिस्ट टू 65। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज है 60 और 62 थी। ठीक है, पहले की जो एज थी अब वो कितनी थी, 60 थी और ऑब्लिक 62 था। ठीक है, तो ये बढ़ाकर अब 65 रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट की जो रिटायरमेंट एज होगी वो अब यहाँ पर क्या होगा, मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में इसको बढ़ाकर 65 कर दिया जाए। और इट एम्स टू स्टेम द फ्लाइट of top scientists to universities and IITs. Science ministries send note to 14 bodies seeking details to those nearing retirements and financial implications of enhanced tenures. ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। Okay, at present scientists in most wing of the government retire at 60, while those working at the Indian Council of Agriculture Research and Indian Council of Medical Research retire 62। तो कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और कुछ 62 साल की। तो यहाँ पर इनकी जो एज है इसको बढ़ाकर क्या किया जा रहा है, 65 साल किया जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। रेलवेज डेवलप एंटी फ्रीज फ्लश एंड फ्यूल टैंक फॉर जर्नी इन जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी को पता है JNK में सफर करना इतना आसान नहीं है, तो वाटर को कैरी करना और फ्यूल टैंक में फ्यूल को भी कैरी करना आसान नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर माइनस में है, तो इसकी वजह से ये जो चीजें हैं उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, और इसी चीज को यहाँ पर रेलवे सॉल्व करना चाहता है और उन्होंने डेवलप किया है क्या, एंटी फ्रीज फ्लश एंड फ्यूल टैंक फॉर द जर्नी इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जब जर्नी करना है तो एक एंटी फ्रीज फ्लश और फ्यूल टैंक को लेकर जाना होगा, और इन्हीं को डेवलप किया गया है रेलवे के द्वारा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन में आपके लिए आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, और मनी सेक्शन में, मनी वाइज सेक्शन में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट सेट, यहाँ पर जो पॉइंट्स टेबल है उसमें अभी भी इंडिया टॉप पे है। ओके, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और आज का जो मैच है वो किसके बीच में, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि लखनऊ में खेला जाएगा। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।